So before giving a report to the patient, it is important that technician does his job properly. एक रिपोर्ट पेशेंट को देने से पहले टेक्नीशियन को अपने तरफ से कुछ चीज़ें करनी होगी जिससे पेशेंट को एक करेक्ट रिपोर्ट मिले। नहीं तो क्या होगा, देर विल बी टेक्निकल एरर्स, पेशेंट की कोई गलती नहीं रहेगी बट टेक्नीशियन की गलती के वजह से पेशेंट को रॉन्ग रिपोर्ट पहुंच गया। So this is what we call as errors in sample handling and blood collection. Now these errors can be pre-analytical, analytical and post-analytical. So analysis करने से पहले, that means आप वो सैंपल को रन करने से पहले क्या गलतियां हो सकती है, दैट इज कॉल्ड प्री एनालिटिकल। एनालिसिस के टाइम में जब यू आर रनिंग द सैंपल, एंड पोस्ट एनालिसिस के बाद में। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर वी एक्चुअली गिव रिपोर्ट टू अ पेशेंट। सो नाउ प्री एनालिटिकल, प्री मीन्स बिफोर, प्री अंद्रे मोदलु। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग, क्या क्या गलतियां हो सकती है इस एरिया में। वन इज ड्यूरिंग कलेक्शन के टाइम आपने गलती कर दी, या तो फ्लेबोटमी के टाइम ब्लड निकालते टाइम आपने गलती कर ली, आपने रॉन्ग पेशेंट को सिलेक्ट कर लिया। किसी को फास्टिंग ब्लड शुगर करना था और उसका पेशेंट का नाम सेम था तो आपने दूसरे पेशेंट को ले लिया एंड आपने दूसरे पेशेंट को सीरम क्रिएटिनिन कर लिया, तो पेशेंट को रॉन्ग रिपोर्ट जाएगा। एंड थर्ड इज स्टोरेज, आपने ब्लड करेक्ट पेशेंट से ले लिया बट आपने उसको ठीक से स्टोर नहीं किया, देन ऑल्सो यू विल बी गिविंग रॉन्ग रिपोर्ट टू द पेशेंट। एंड ट्रांसपोर्ट, आपने स्टोर तो कर लिया बट व्हेन देयर वाज ट्रांसपोर्टेशन, कहीं पे जब भेजना था, निव्यावा कळसोदित्वा सैंपल नन्ना, यू डिडंट सेंड इट प्रॉपरली। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग इन द प्री एनालिटिकल फेज। सो एक सैंपल का जो प्री एनालिटिकल फेज रहता है, इनमें से ये थिंग्स कैन गो रॉन्ग। तो अभी हम ये प्री एनालिटिकल एरर्स और पोस्ट एनालिटिकल एरर्स के बारे में आगे के क्लासेस में वी विल लर्न इन डिटेल, बट दिस इज इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि जस्ट रिपोर्ट आ मशीन के कुछ गड़बड़ी के वजह से रिपोर्ट गलत गया, ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ pre-analytic phase also. So it might be in phlebotomy, collection, storage and transportation. So आपको पता ही रहना चाहिए कि हम यूजुअली ब्लड कहाँ से लेते हैं, वेन से लेते हैं, अपधमनी ಧಮನಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಪಧಮನಿಯಿಂದ, ವೇನಿಂದ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಡ್ರಾ ಬ್ಲಡ್, ವೈ ಡು ವಿ ಡ್ರಾ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೇನ್ ಅಂಡ್ ವೈ ನಾಟ್ ದ आर्टरी? आर्टरी विल बी बिगर, आर्टरी बड़ा होता है, आर्टरी पल्सेटाइल होता है. ये वेन क्या होता है, ये पल्सेट नहीं करता है, कोलैप्सिबल होता है. एंड हम वेन से यूजुअली हम ब्लड लेते हैं, वेनी पंक्चर. आर्टरी से भी कभी कभी लेते हैं, जैसे कि आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस एक्सेट्रा. एंड थर्ड हम कैपिलरी से भी ब्लड ले सकते हैं. अभी कैपिलरी क्या है, आर्टरी क्या है, वेन क्या है, आपके एनाटॉमी बुक्स में मेंशन किया रहेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए. यू शुड बी नोइंग. यूजुअली हम लोग कैपिलरी ब्लड कहाँ से लेते हैं, बच्चों में, और इन चिल्ड्रन वी यूजुअली टेक दैट व्हेन वी डू पंक्चर. जब हम अपना ये थंब का या फिंगर पंक्चर करते हैं, ये है कैपिलरी ब्लड. जो हम निकालते हैं ब्लड, दैट इज वेनस ब्लड. सो वो हम वेन से निकालते हैं. व्हेनेवर आप जब भी ब्लड निकालते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर पेशेंट को, एवरी पेशेंट, यू हैव टू ट्रीट देम एज दे आर अ हैजार्ड. मतलब ऐसा नहीं है कि HIV पेशेंट आया तभी मैं 4 ग्लव्स पहनूंगी एंड देन ओनली आई विल गो एंड प्रिक. ऐसा नहीं होता है. कोई भी पेशेंट आया, आपको अपनी सेफ्टी शुड बी फर्स्ट. यू शुड बी वेयरिंग एटलीस्ट ग्लव्स.
एक्चुअली एप्रन पहनना होता है, ग्लव्स पहनना होता है, गॉगल्स पहनने होते हैं। सो बट मैंने काफ़ी सारे टेक्नीशियंस को देखा है, जैसे ही पेशेंट आए उन्होंने गए और बात किया और जस्ट प्रिक कर दिया, एंड बाद में उनको ये नीडल स्टिक इंजरी होता है, हेपेटाइटिस बी, ऑल दिस थिंग्स हैपन। तो इसलिए ये चीज़ों को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये आप पढ़ते हैं बट आपके दिमाग में नहीं जाता है। बहुत से हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उनको ये हेपेटाइटिस बी हो या नीडल स्टिक इंजरी के वजह से मैनी इन्फेक्शंस से वो पीड़ित हो जाते हैं। सो यू शुड ऑलवेज थिंक एव्री ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು HIV-ನೇ ಇರಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡೇನೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಗ್ಲೌಸ್ ನೀವು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ओके, सो एंड ऑल्सो यू शुड नो अबाउट नीडल स्टिक इंजुरी. नीडल स्टिक इंजुरी बहुत से बच्चों को पता नहीं रहता है, एंड ऑल्सो नीडल स्टिक इंजुरी हुआ तो क्या करना है ये भी नहीं पता चलता है, क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं कि क्या है, क्या करना चाहिए. तो हम इसके बारे में भी इन द कमिंग क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट दिस, बट दीज आर ऑल द थिंग्स यू शुड बी अवेयर. आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक ब्लड विड्रॉ करने के लिए जा रहे हो, सो ऑल दिस थिंग्स शुड बी देयर इन योर माइंड. एग्जाम्स में भी पूछेंगे नीडल स्टिक इंजुरी, what are the things what you will do after a needle stick injury, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है. बट एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, एज अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए कि नीडल स्टिक ಇಂಜುರಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್. ನೀಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸೂಜಿ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ತೆಗಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಸೂಜಿ ನಿಮಗೆ ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. डिस्पोजल ऑफ नीडल्स एंड सिरिंजेस, कैसे यू विल थ्रो द सिरिंजेस, नीडल्स वेयर विल यू थ्रो, उसको नीडल बर्नर्स को कहाँ कैसे रहता है, वो किस में रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, ये सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. नॉट जस्ट बिकॉज एग्जाम में पूछा जाएगा, कल को टुमारो यू विल ओपन अ लैब एंड अगर उधर आपको प्रैक्टिस भी करना है तो आपके म्युनिसिपालिटी के या आपके जो भी शहर है ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಲಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರಿಂಜಸ್. SOP is very very important. SOP ಅಂದರೆ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें सब लिखा हो कि ये होने के बाद ये है, ये हुआ तो ये करना है, ये ब्लड कलेक्शन कैसे कैसे करना है. एक नया बच्चा आया, उसको ब्लड ड्रॉ करने के लिए जब उसको बोला जाएगा तो उसको पता ही नहीं है मैं क्या करूं, ये क्या करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक डॉक्यूमेंट रहना चाहिए जिसमें कि सब लिखा हो. अच्छा, एक फ्रेशर भी आए, एक नया बंदा भी आए, तो ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है. तो that is called as SOP or standard operating procedures. So now where can you get wrong results? Specimen collection. See, आपने स्पेसिमन कलेक्शन के टाइम में ही कुछ गलती हो गया एंड देन ये भी पेशेंट को रॉन्ग रिपोर्ट दे सकता है. पेशेंट को आपने बोला कि हमको 10 आवर्स फास्टिंग चाहिए एंड पेशेंट ने 10 to 12 आवर्स आपने जैसे बोला वैसे ही वो फास्टिंग करके आया है, बट फिर भी उसका रिपोर्ट रॉन्ग गया है. तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं जब आप एक पेशेंट को रॉन्ग रिपोर्ट दे सकते हैं. सो दिस एग्जाम में भी ये पूछते हैं कि व्हाट आर द प्री एनालिटिकल एरर्स दैट कैन हैपन, एंड ये आपको भी अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आपको समझ में आना चाहिए. वन इज प्री कलेक्शन, कलेक्शन से पहले कि पेशेंट को अगर आपने बोला है कि यू हैव टू बी एम्प्टी स्टमक, खाली पेट आना है, बट पेशेंट हैड टी, पेशेंट ने चाय पी ली, पेशेंट ने कॉफ़ी पी ली, तो दैट विल अफेक्ट द रिजल्ट्स. सो व्हेनेवर आप कभी भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो क्लियरली पेशेंट को देना चाहिए 10 आवर्स फास्टिंग रहना चाहिए. ನೀವು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಏನನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು, ಚಾ ಕಾಫಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್,
सम पेशेंट्स क्या होता है, ब्लड निकालना है, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, चलो मैं एक स्मोक करके आता हूँ, सो दे गो एंड स्मोक। तो स्मोकिंग की वजह से काफ़ी सारे पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। दिस ऑल्सो शुड बी रिमेंबर्ड। एक्सरसाइज, कोई पेशेंट जिम के पास ही लेबोरेटरी है, मैं थोड़ा एक्सरसाइज करके आता हूँ, तो वो एक्सरसाइज करके इमीडिएटली आ गया, आपने ब्लड भी निकाल दिया, रन भी किया, और पहले का रिपोर्ट में AST 15 था, अभी के रिपोर्ट में AST 25 आ गया है, तो पेशेंट भी आपके साथ लड़ाई करेगा। सो यू शुड नो एक्सरसाइज ऑल्सो चेंजेस अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स। सो पेशेंट इमीडिएटली एक्सरसाइज के बाद नहीं बैठना है, एंड आपको भी ब्लड तभी नहीं ड्रॉ करना है। स्ट्रेस, जब भी कोई पेशेंट बहुत स्ट्रेस से गुजरता है या वो बहुत टेंशन में है एंड तभी आपने ब्लड निकाला, तभी भी थोड़े पैरामीटर्स चेंजेस हो सकते हैं। सो ऑल दिस फैक्टर्स एक ब्लड रिपोर्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट कोई विटामिन्स ले रहा है, स्पेशली बायोटिन ऐसे वाले, एंड उन्होंने आपको बताया ही नहीं, सो दैट टाइम ऑल्सो आपके मशीन में जब वो एनालिसिस करेगा तभी भी ये अल्टर होके रिजल्ट्स वेरी हो सकते हैं। सो ये सभी चीज़ें यू शुड बी नोइंग, तो आपको पता होना चाहिए, हाँ इन चीज़ों के वजह से रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी हो सकती है। डाययूरनल वेरिएशन मीन्स लाइक TSH या कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे ही TSH। तो ये जो हार्मोन्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, दैट इज ನಾರ್ಮಲ್। ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೆಳಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಸಂಜೆಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ दिस वेरिएशन यू शुड बी नोइंग, आपको पता होना चाहिए, एंड सो दैट अगर रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा कम हुआ तो यू कैन एक्सप्लेन दैट टू द पेशेंट। पोस्चरल, समटाइम्स जब आप लेटे हुए एक ब्लड को ड्रॉ करते हो एंड आपने 10 मिनट के बाद पेशेंट को खड़ा करके ब्लड लिया एंड दोनों सैंपल में आपने एनालाइज किया, तो दोनों सैंपल में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, कभी कभी 10% तक वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि सर्टन फैक्टर्स लाइंग डाउन में एंड स्टैंडिंग में इसका वेरिएशन हो सकता है, लाइक AST, ALT, ऑल दिस पैरामीटर्स। ओके, हैंडलिंग ऑल्सो, आपने यू हैव टेकन द रॉन्ग ट्यूब, आपको ब्लड CBC लेना था एंड CBC टेस्ट था, एंड आपने फास्टिंग ब्लड शुगर मतलब अपना ऑक्सलेट बल्ब में उनको ले लिया, आपने रॉन्ग ट्यूब सिलेक्ट कर लिया, तो एंटीकोएगुलेंट आपने गलत चूज कर लिया, या एंटीकोएगुलेंट जिसमें ठीक से भरा नहीं था वैसे बॉटल सिलेक्ट कर लिए, ब्लड टू एंटीकोएगुलेंट रेशियो जहाँ था वो मेंटेन नहीं हुआ, तभी भी रिपोर्ट गलत आ सकता है। आपने मिक्स ही ठीक से नहीं किया, आपने यू जस्ट टुक इट एंड आपने उधर ही रख दिया, वो एंटीकोएगुलेंट के साथ मिक्स ही नहीं हुआ, दैट टाइम ऑल्सो यू विल गेट रॉन्ग रिजल्ट। स्टोरेज, आपने स्टोरेज ठीक से नहीं किया या ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं किया। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच कैन गिव यू रॉन्ग रिजल्ट्स। दो पेशेंट ने सभी तैयारी की है, पेशेंट अपने हिसाब से ही वॉज राइट, मशीन ने भी ठीक से रिजल्ट्स दे दिया है, बट आपने मशीन से रन करने से पहले ही प्री ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ blood collection and handling. In the future classes we will read or we will study about all these parameters in details, because they are very very important. All these notes will be given in a form of ebook and I will be publishing it soon, तो you can refer it, ये notes भी आपको मिल जाएंगे, तो you can refer and आप उसको पढ़ भी सकते हो. तो this was today's class. We will meet you in the